नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा की सभी शहरवासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री देव आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित शस्त्र पूजन में शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की और मां भगवती की आराधना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। विजयदशमी के अवसर पर पुलिस लाइन दुर्ग में भी पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला द्वारा शस्त्रों की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की गई। शस्त्र पूजा में एसपी जितेंद्र शुक्ला की धर्मपत्नी श्रीमती संगीता शुक्ला के साथ आगमन पर अभिवादन किया गया। इसके पश्चात एसपी जितेंद्र शुक्ला द्वारा धर्मपत्नी श्रीमती संगीता शुक्ला के साथ माता दुर्गा की पूजा एवं शस्त्रों की पूजा पंडित जी के मंत्र उच्चारण के साथ की गई। पूजा की परंपरा विधि विधान से संपन्न होने के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा हवाई फायरिंग कर समस्त अधिकारी कर्मचारियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी गई। तत्पश्चात वाहन शाखा रक्षित केंद्र दुर्ग में वाहनों की भी पूजा की गई। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने दशहरा के अवसर पर शनिवार को पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा की। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि विजयादशमी के अवसर पर हम शस्त्र पूजा करते हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी मौजूद रहते हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए जब भी आवश्यकता होती है, पुलिस हथियार ले लेती है। उन्होंने कहा कि रायपुर जिले में जहाँ भी विजयादशमी का उत्सव चल रहा है, उन सभी जगहों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। जिले में हम लोग विजयादशमी के दिन जो कस्टमरी ट्रेडिशनल पूजा करते हैं, शस्त्रों की पूजा, आज उसी संदर्भ में ये पूजा रखी गई थी, जिसमें आप देखेंगे कि शस्त्रों की पूजा पूरे पुलिस अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और थानों में भी आज पूजा की जाती है। उद्देश्य ये रहता है कि जिस शस्त्रों की बदौलत हम लोग लोगों की रक्षा करते हैं, आज के दिन भगवान राम ने असत्य पे सत्य की जीत को हासिल किया था और उसी तरह से पुलिस भी समाज में लोगों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाती है। इसीलिए आज शस्त्रों की पूजा करके हम लोग उस दिन को मनाते हैं। साथ ही साथ जिले में भी आज जगह जगह विजयादशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। रावण दहन होगा, उसमें भी पुलिस बल लगा हुआ है और हर त्यौहार की तरह आज भी पुलिस तैनात रहेगी। महादेव बैटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर की दुबई से गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि 2022 में हमारी सरकार के दौरान इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई और 5 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई तथा 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई थी। बैंक खाते जब्त किए गए, गैजेट से मोबाइल जब्त किए गए, नकदी भी जब्त की गई। सारी कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया, ईडी इसमें कूद गई और चूंकि ये छत्तीसगढ़ से संचालित नहीं हो रहा था, सब कुछ विदेश से हो रहा था, इसलिए हमने भारत सरकार को पत्र लिखा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें यहाँ लाया जाए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप को रोकने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उन्होंने इसे अभी तक नहीं रोका है, तो अब क्या राज्य सरकार और भारत सरकार में बैठे लोग प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं? इसका खुलासा होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि सवाल ये उठता है कि महादेव सट्टा बंद होगा या नहीं। उसको ईओडब्ल्यू दिया, एसीबी को दिया और उसके बाद फिर सरकार ने उसको सीबीआई को सौंप दिया और तब से कार्रवाई होना बंद हो गया। नहीं तो पुलिस, राज्य सरकार, राज्य पुलिस है, वो दूसरे प्रदेशों में भी जाके कुछ कुछ कार्रवाई तो कर रहे थे, आईबास कर रहे थे सरकार, लेकिन उसमें कोई ठोस कार्रवाई हो नहीं रही थी। और अब जाके सौरभ चंद्राकर को पकड़े हैं, तो सवाल ये उठता है कि सबसे पहले महादेव सट्टा बंद होगा कि नहीं होगा
और बंद नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? सीधी सी बात है कि आरोप दूसरे पे लगाओ और खुद पैसा वसूली करो। केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं सब काम। अब भाई भारत सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वैसे भी भारत सरकार जितने भगोड़े हैं उसको तो एक को पकड़ के ला नहीं पाई। उस समय भी एक को पकड़े थे और काउंसलेट जनरल है वो उसको बयान लेके छोड़ दिए। चाहे तो उस समय गिरफ्तार कर सकती थी लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसका मतलब ये है केवल ये लेन देन का बड़ा मामला लगता है। देखिए ये मामला हमारे सरकार में इसके खिलाफ 2022 में इसकी कार्रवाई शुरू हुई और 5 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज हुए और 400 450 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। बैंक खाते सीज किए गए, गैजेट्स जब्त किए गए, मोबाइल जब्त किए गए, लैपटॉप जब्त किए गए, नगद राशि भी जब्त की गई। तो सारी कार्रवाई हो रही थी और जैसे चुनाव नजदीक आया ईडी उसमें कूद पड़ी और ये चूंकि इसका संचालन कोई दुर्ग भिलाई से हो नहीं रहा था ना, छत्तीसगढ़ से हो रहा था, सब विदेश से हो रहा था और इसलिए भारत सरकार को हमने पत्र लिखा कि लुकआउट सर्कुलर कि उनको पकड़ के लाया जाए। और ठीक चुनाव के पहले, इसके पहले चल रहा था रवि उपल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ केस। शुभम सोनी नाम का एक आदमी अचानक उसका वीडियो आता है और अपने आप को सब मालिक बताता है। रवि उपल और सौरभ चंद्राकर उसके नौकर है और सरकार बदल गई, दोनों डबल इंजन की सरकार है। लेकिन अभी केवल सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की सूचना है। वो कब लाया जाएगा उसकी अपनी प्रक्रिया है, कब तक होगा इसके पता नहीं। लेकिन दूसरा रवि उपल कहाँ है, तीसरा इनके मालिक जो शुभम सोनी है वो कहाँ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महादेव सट्टा बंद क्यों नहीं हो रहा है। इसे बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उन्होंने अभी तक बंद नहीं किया है। तो सवाल ये उठता है कि पहले तो मुझ पर आरोप लगाते थे प्रोटेक्शन मनी लेते हैं। प्रोटेक्शन मनी लेने वाले मुख्यमंत्री एफआईआर और कार्रवाई करेगा, न केवल एफआईआर, 450 लोगों की गिरफ्तारी होना, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी चल रहा है वो, लेकिन दूसरे राज्य में कहीं एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो अब क्या प्रोटेक्शन मनी राज्य सरकार और भारत सरकार में बैठे हुए लोग ले रहे हैं? इस बात का खुलासा होना चाहिए। या तो बंद करें, भारत सरकार बंद कर सकती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बंद रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल,
दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारे। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। फनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। फनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। फनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर,
वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुबई में गिरफ्तार महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को लेकर दुर्ग रेंज IG रामगोपाल गर्ग ने बताया कि सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द भारत सरकार उसे भारत प्रत्यर्पित करेगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सौरभ चंद्राकर के खिलाफ जल्द से जल्द ऑनलाइन जुए सहित कई मामले दर्ज किए जाएंगे। नहीं, बेसिकली जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंगली इंटरपोल सभी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट जारी करती है। तो जिस जुरिस्डिक्शन में जो व्यक्ति संबंधित रहता है, जिस पुलिस के उसमें अरेस्ट किया जाता है,
वो पुलिस ही अपने रूल्स के मुताबिक, अपने लॉ के मुताबिक उस पर कार्रवाई करती है। इसके लिए एक प्रोसेस रहता है जो कि एक सरकार दूसरी सरकार के बीच संधि के अकॉर्डिंगली और एक न्यायालय की रिक्वेस्ट पर दूसरे न्यायालय में पेश किया जाता है। तो इसके संबंध में जो भी दस्तावेज हैं वो विभिन्न एजेंसीज द्वारा, जहाँ जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जहाँ सीबीआई है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, हमारे द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उसका एक लिस्ट बनाकर न्यायालय को पेश किया जाता है। फिर न्यायालय उसकी अनुमति देती है उसको आगे भेजने के लिए। तो अभी ये सारी प्रोसेस चल रही है और शीघ्र ही भारत सरकार के द्वारा जो है इसमें प्रत्यार्पण भी कार्रवाई की। रेड कॉर्नर नोटिस किसी भी फरार आरोपी को किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में डिटेन करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए जारी किया जाता है। उसके बाद ही प्रत्यार्पण की कार्रवाई शुरू होती है। कोशिश रहे कि यथाशीघ्र हो, क्योंकि बाकी फॉरेन जुरिस्डिक्शंस हैं और न्यायालयीन प्रक्रिया होगी, तो इसमें कोई डेडलाइन इसमें निर्धारित नहीं है। और विभिन्न तरीके के केसेस हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग के भी हैं और अन्य विभिन्न आईपीसी की धाराओं पर भी केसेस रजिस्टर्ड है। महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार किए गए हैं। सौरभ को ईडी द्वारा दुबई से भारत लाने के प्रयास पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि पहले लगता था कि ईडी कार्रवाई कर रही है तो सजा भी मिलेगी, लेकिन अब लोगों की गिरफ्तारियां होती है, वे कई दिनों तक जेल में रहते हैं, उसके बाद कोई नए तथ्य सामने नहीं आते जिससे सजा हो पाए। उन्होंने कहा कि सट्टा तो अब भी चल रहा है, नाम बदल गया होगा। ईडी द्वारा तथ्यात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने से ऐसी उच्चतम एजेंसियों पर जनता का विश्वास कम होता जाता है। व्यक्तिगत मेरी रुचि ईडी की कार्रवाई में बहुत कम हो गई, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि ईडी कार्रवाई कर रही है तो सजा भी मिलेगी। अब तो न्यूज़ में आने के अलावा मुझे लगता है कि बहुत कुछ नहीं रह गया और लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, दिनों दिन तक वो हिरासत में रहते हैं, नए तथ्य या कोई ऐसे तथ्य आ नहीं पाते कि उनको सजा दी जाए, उनको सजा मिल गई हो, ये नहीं सुनते। तो मुझे रुचि बहुत कम हो गई है। ये सौरभ चंद्राकर का नाम सुन रहे हैं कि आया है कि उनको यूएई से, दुबई से रेड कॉर्नर अलर्ट था इत्यादि, वो हाउस अरेस्ट में रखे गए थे पिछले साल के अंतिम महीनों में, और अब देश आने की बात हो रही है। लेकिन होता वही है, गिरफ्तार करिए, फिर जेल में है महीनों महीने, साल से ज़्यादा, सालों साल व्यक्ति लोग जेल में है और बात आगे नहीं बढ़ती। तो जब तक ईडी देश के नागरिकों का विश्वास इस बाबत हासिल नहीं करती कि जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं और अगर इतने दिनों तक बंदी बना के रखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अगर स्थिति में नहीं है तो उनकी विश्वसनीयता दिन पे दिन गिरती चली जाएगी। वो सिर्फ सनसनी न्यूज़ में आने के लिए न्यूज़ मेकर के रूप में ईडी अब रह गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एनफोर्स करके कानून को सजा दे रहा है, ये उनकी छवि बिल्कुल नहीं बनी है। किसी केस में सजा दिलाई हो उन्हें, तो ये तो फिर आपने कार्रवाई की, कभी किसी को बंद कर दिया, अखबार में छप गया और चल रहा है नाम, प्रक्रिया ही सजा हो गई है। अब तो ये आम जुबान पे लोगों के आ गया है कि प्रक्रिया सजा बन गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक अब बीच में आ रहा है, कह रहा है कैसे कैसे आप लोगों को बंदी बना के रख सकते हैं, कोई आप सबूत नहीं पेश कर पाते, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और यही मामला है सट्टा वाला महादेव के नाम से जो प्रसारित हुआ था। अभी भी चल रहे हैं सट्टे, नाम बदल गया होगा, अभी भी लोग बताते हैं कि सट्टा चल ही रहा है। तो क्या हो रहा है उसमें? कुछ होता नहीं, निराशा ही होती है। विश्वास ऐसी उच्चतम एजेंसियों की कारगरता पे विश्वास कम होता जाता है। गरबा नृत्य गुजराती संस्कृति है, माँ की आराधना करने की, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी यह नृत्य बड़े उल्लास और उत्साह के साथ किया जाता है। भिलाई में भी स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के तत्वावधान में सार्वजनिक दुर्गोत्सव
का आयोजन किया गया। 9 दिन तक चलने वाले गरबा एवं डांडिया कार्यक्रम का रंगारंग समापन शुक्रवार की रात किया गया। इस दौरान स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष एवं विश्व हिंदू परिषद के भिलाई अध्यक्ष राजीव चौबे और MI सदस्य संदीप निरंकारी विशेष रूप से शामिल रहे। सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा स्मृति नगर में पूरी भव्यता से शारदीय नवरात्र का पर्व मनाया गया। गौरतलब है कि सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा परिसर में भव्य माता की मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई थी। रोजाना यहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही भव्यता से रास गरबे का आयोजन किया गया। भव्य मंडप में रंग बिरंगे परिधानों में यहां पर महिलाएं गरबा करती नजर आई। इसके साथ ही अंतिम दिन विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर MIC मेंबर संदीप निरंकारी यहां पर विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। इसके साथ ही समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे ने आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी दी। और बहुत खूबसूरती और सामने में ये हमारे पासिंग द बॉल गेम को था। पासिंग द बॉल में इतने प्यार से ये लोग खेल रहे थे। वो ये सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति स्मृति नगर वर्ष 2006 से यहाँ दुर्गा पूजन और डांडिया का आयोजन कर रही है। और 2006 में मुझे याद है कि भिलाई में उसके पहले नवभारत समूह द्वारा भिलाई क्लब में डांडिया का आयोजन होता था। उसके अलावा सिर्फ गुजराती समाज में होता था। पटरी के इस पार तो ये पहली संस्था थी जिसने डांडिया चालू किया। और आज तो बहुत सारे आयोजन होते हैं यहाँ पर गरबा के, लेकिन स्मृति नगर की तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ जो वातावरण है यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है, व्यावसायीकरण नहीं है। विशुद्ध रूप से माता की स्तुति गरबे के माध्यम से होती है। और हमारे यहाँ गरबे प्रांगण में आप देखिए, यहाँ सिर्फ महिलाओं की एंट्री है, पुरुषों की एंट्री यहाँ पर नहीं है। पारिवारिक वातावरण में स्मृति नगर की महिलाएं स्पर्धा होती है, छोटी मोटी स्पर्धा होती है, लेकिन व्यावसायीकरण नहीं है। ये इस गरबे की विशेषता है। माता का अनुष्ठान आप पूरे विधान से करते हैं और इस वर्ष क्या कामना करते हैं माता से? माता से तो जो हमारी सनातन संस्कृति कहती है, सर्वे शांति तो हम तो सब पूरे जगत कल्याण के लिए माता की आराधना करते हैं कि सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब में सब भावना। किस तरह का पुरस्कार यहाँ पर विजेताओं के लिए है? विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हैं। हर ग्रुप में 3 ग्रुप हैं डांडिया के, तो जिसमें G1, G2, G3 ये आयु वर्ग के हिसाब से, तो सब में 3-3 इनाम प्रतिदिन दिए जाते हैं। आज आखिरी दिन है तो आखिरी दिन का विशेष पुरस्कार जो है वो ट्रॉफी के रूप में है। तो स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी की स्मृति में उनके पुत्र संदीप निरंकारी देते हैं। स्वर्गीय पवन चौबे जी की स्मृति में उनके भाई केशव चौबे देते हैं। हमारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय RN पाल की स्मृति में एक ट्रॉफी दी जाएगी। और हमारे संचालक मंडल के पूर्व सदस्य स्वर्गीय AR रामटेके की स्मृति में एक ट्रॉफी दी जाएगी। निश्चित रूप से विजयदशमी की बधाई पूरे देश की जनता को। लेकिन प्रतिवर्ष रावण जलाकर जो हम इतिश्री कर लेते हैं, कभी ना कभी तो इसको सुधारना होगा। यदि सच्चाई की जीत की हम कामना करते हैं तो राम के बताए रास्ते पर चलकर ही हो सकता है। राम की पूजा करके रावण को जला के उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहरहाल पूरी भव्यता के साथ रास गरबे का आयोजन यहाँ पर किया गया। इसके साथ ही रोजाना यहाँ पर भव्य भंडारा भी किया जाता था। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। आमदीनगर हुडको में रविंद्र निकेतन द्वारा संचालित कालीबाड़ी में बंगाली समाज द्वारा आयोजित 5 दिवसीय नवरात्र के अवसर पर शुक्रवार को महानवमी की पूजा की गई। सुबह बलिदान पुष्पांजलि के बाद संधि पूजन किया गया। इसके बाद दोपहर कुमारी पूजा के बाद भोग और फिर संध्या आरती हुई। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें महिलाओं ने हाथों में दीपक लेकर धुनोची नृत्य प्रस्तुत किया।
शारदीय नवरात्र के अवसर पर हुडको कालीबाड़ी में माता की स्थापना की गई। बंगाली समाज के द्वारा 4 दिवसीय महा उत्सव मनाया गया। प्रतिदिन भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया। इसके साथ ही रोज रात यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और फिर दिन आया धुनोची नृत्य प्रस्तुत करने का। तो यहाँ पर झूमकर माता के सामने सभी ने धुनोची नृत्य प्रस्तुत किए। इस दौरान यहाँ पर साइबर क्राइम से किस तरह बचे, इसे लेकर यहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया गया। लोगों को नीचा दिखाना, उनको डराना, उनको धमकाना जो होता है वो किसी अपराधी का उद्देश्य होता है। साइबर बुलिंग के माध्यम से किसी भी प्रकार कोई व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, कोई टेक्स्ट मैसेज करके आपको परेशान कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से आपको तंग कर रहा है, आपके वीडियोस लीक करने की कोई बात कहता है या फोटो को वायरल करने की कोई बात कह रहा है, तो ये साइबर बुलिंग है। ये किसी ना किसी प्रकार से आपको अपमानित करना, आपको डिप्रेशन में डालना, आपको मानसिक तनाव में ले जा रहा है ये चीज़ें। इसमें सबसे पहली बात यह है कि कभी भी इस प्रकार की कोई चीज़ हो तो उसको रिपोर्ट करें और उसके बाद उस कम्युनिकेशन को ऑलवेज ब्लॉक कर दें। ब्लॉक करने के पश्चात आप कभी भी अपने निकटतम वरिष्ठ की सहायता लें, चाहे वो आपके घर के माँ बाप हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, और पुलिस ऑलवेज आपके साथ रहती है। आप हमेशा पुलिस से इस गंभीर विषय के बारे में बात कर सकते हैं। हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन के मामले बहुत दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग झांसे में आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती होती है, व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल होता है, कहीं ना कहीं किसी कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में आपसे आपकी इमेज, आपका वीडियो जो है वो ले लिया जाता है और फिर आपको ब्लैकमेल करने का सिलसिला, अंतहीन सिलसिला शुरू होता है, जिसमें कुछ हजार से कई लाख रुपए जो है आपसे ले लिए जाते हैं। उसके बाद भी वो सिलसिला ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा ये ध्यान रखें कि पुलिस हमेशा आपके साथ है। आप इस चीज़ की रिपोर्टिंग करें। ऑलवेज कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। बहरहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर समाज के लोग शामिल रहे। एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नवरात्र के अवसर पर 9 दिनों तक मां दुर्गा देवी की आराधना कर जोत जवारा विसर्जन किया गया। इस दौरान दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने मां चंडी को प्रणाम कर जोत जवारा विसर्जन में शामिल हुए और नागरिकों का अभिवादन किया। नवरात्र के पावन अवसर पर पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर भक्ति भाव माहौल में दुर्ग के चंडी मंदिर से जोत जवारे का विसर्जन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में शामिल महिलाओं ने अपने सर पर ज्योति कलश धारण कर विसर्जन के लिए रवाना हुई। महिलाओं ने जोत लेकर स्थानीय तालाब में विसर्जन के लिए भक्ति की धुन पर रवाना हुई। देख सकते हैं कि दुर्ग के प्रसिद्ध चंडी मंदिर में बड़ी संख्या में ज्योति कलश विसर्जन के लिए मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव भी ज्योति कलश यात्रा में शामिल रहे और शामिल सभी महिलाओं और शहर के लोगों का अभिवादन किया। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के अवसर पर दुर्ग के श्री सती चौरा मां दुर्गा मंदिर में महाकन्या भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 2000 नव कन्याओं को श्रृंगार से सजाकर भोज कराया गया, साथ ही सभी को उपहार भी बांटा गया। नवरात्र के पावन अवसर पर पूरे देश भर में कन्या भोज का आयोजन बड़े ही आस्था के साथ किया गया, जिसमें नव कन्याओं को भोजन कराकर उपहार भी भेंट किया जाता है। इसी कड़ी में दुर्ग के गंजपारा स्थित श्री सती चौरा मां दुर्गा मंदिर में हर वर्ष नवरात्र के 9 दिन बड़ी ही आस्था के साथ नव कन्याओं को भोज कराकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस कड़ी में इस वर्ष भी लगभग 2000 नव कन्याओं को भोजन कराया गया। सबसे पहले पहुंचे बालिकाओं को समिति के सदस्य द्वारा उनके पैरों में माहुर लगाकर चुनरी भेंट की गई, जिसके बाद गाजे बाजे के साथ पुरानी गंज मंडी से दुर्गा मंदिर तक झूमते नाचते हुए सभी बच्चों को लाया गया। इस दौरान नव कन्याओं का आशीर्वाद लेने पहुंचे पूर्व विधायक अरुणमोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित समाज के अन्य लोग भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। खुद पंडाल में भोजन करने बैठी कन्याओं को भोजन परोसा, साथ ही उपहार स्वरूप दिया। आपको बता दें, समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुंवार नवरात्र के पावन अवसर पर देश में कन्याओं को माता के रूप में पूजा जाए का आह्वान महाकन्या भोज के द्वारा किया गया। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। पावन पर्व पर हम सबको बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। आज नवमी है और लगभग 2100 कन्याओं को आज सती चौरा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा आज प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ उनका आशीर्वाद, और ये माता स्वरूपा हमारी बच्चियाँ बैठी है, इनका आशीर्वाद दुर्ग शहर को मिलता रहे, दुर्ग शहर तरक्की करते रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, दुर्ग शहर खुशहाल हो। ये बहुत अच्छा आयोजन है जो हर साल यहाँ होता है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दुर्गा माता का पर्व 9 दिन की दुर्गा का तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है जो हर जगह हर पूरे क्षेत्र में मनाया जाता है। बट दुर्ग शहर में सती चौरा में यहाँ दुर्गा माता के मंदिर पे पूरे 9 दिन तक पहले रोज़ कन्याओं को भोग कराया जाता है। 100 से ऊपर कन्याओं का पूरे 9 दिन तक डेली यहाँ पे उनकी प्रसादी, उनको उपहार स्वरूप कुछ ना तो कुछ दिया जाता है। उसके बाद आज दशमी के दिन 2000 करीब कन्याओं को उनको पूरा श्रृंगार करके चुनरी ओढ़ा करके गंज मंडी से यहाँ
तक उनको पूरा लेके आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। और ये माता का ही रूप होती है, कन्या माता ही है। तो हमको एक बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त होता है दुर्ग शहर वालों को कि समिति के कारण ये जो कार्य किया जा रहा है उसमें हमको भी अपना सहयोग देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम सबको जय माता दी। नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि पर्व के 9वीं और 10वीं के दिन आज सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर महाकन्या भोज का बृहद आयोजन आज इस प्रांगण में किया गया है। सवेरे से 1 से लेकर 6 साल की बच्चियां गंज मंडी में एकत्रित हुई है और वहां पर उनको श्रृंगार करके, रंग लगा के, चुनरी उड़ा के वहाँ से ससम्मान बाजा गाजे के साथ जनप्रतिनिधियों पर शहर के धर्म प्रेमियों के साथ यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर में। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही विस्तृत रूप में कन्याएं महाभोज कर रही है और तत्पश्चात इनको उपहार स्वरूप सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर की तरफ से यहाँ दी जाएगी। यह बृहद आयोजन, इसमें 1500 से 2000 कन्याएं यहाँ पर भोजन करती है और सभी समाज के लोग और जनप्रतिनिधि लोग जो शहर के हमारे विधायक है, महापौर है, पूर्व विधायक है और जितने धर्म प्रेमी यहाँ पर एकत्रित होते हैं और इस महाकन्या भोज के आयोजन में सम्मिलित होते हैं। जय माता दी। इसमें श्री सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति ने एक नया इतिहास महाकन्या भोज को लेकर आज रचा है। पूरे दुर्ग शहर में आज चारों तरफ कन्या माताएं सवेरे 7 बजे से अपने अपने घरों से निकल गई थी और पुरानी गंज मंडी लगभग 9 बजे पूरी पुरानी गंज मंडी भर गई थी। चारों तरफ से कन्या माताएं हर वार्ड से, अलग अलग स्तर से, अलग अलग मोहल्ले बस्तियों से गंज मंडी पहुंची है, जहां पर सभी कन्या माताओं को पैर पर माहुर लगाकर, सर पर चुंदरी उड़ाकर, माता के रूप में श्रृंगार करके एक भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा, जिसमें केवल कन्या माताएं ही थी और कन्या माताओं की शोभा यात्रा पूरे गंजपारा में भ्रमण करते हुए सत्ती चौरा पहुंची है, जहां पूरे गंजपारा वासियों द्वारा फूलों की वर्षा कन्या माता के ऊपर की गई है। सभी कन्या माताओं को एक साथ बैठाकर सत्ती चौरा मंदिर के सामने कन्या भोज कराया जा रहा है। लगभग 2000 कन्याएं इस कन्या भोज में आज कन्या भोज कर रही है। चारों तरफ आज ज्योत विसर्जन का कार्यक्रम भी चल रहा है, पर ज्योत विसर्जन के कार्यक्रम को भी छोड़कर आज शहर पर कन्या माताएं इस कन्या भोज में आई है। शहर के बहुत सारे हमारे पूर्व पार्षद, नगर सेवक और धार्मिक व्यक्ति कन्या माताओं को यहाँ तक लाने में हमारा सहयोग प्रदान करे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे थे? देश में कन्या माताओं को माता के रूप में पूजा जाए और कन्या भ्रूण हत्या पूर्ण तरीके से बंद हो, यही उद्देश्य श्री सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति का, और यही उद्देश्य को लेकर यह महाकन्या भोज का आयोजन होता है। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रास गरबा डांडिया समिति द्वारा सेक्टर 7 में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि पर पूरी भव्यता से गरबा नाइट का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि सेक्टर 7 ग्राउंड में रास गरबा डांडिया समिति द्वारा रास गरबे का आयोजन किया जाता है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेक्टर 7 ग्राउंड में भव्यता के साथ रास गरबे का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि रास गरबा डांडिया समिति के द्वारा हर वर्ष यहां पर भव्यता से गरबे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी हजारों की संख्या में पहुंचे माता के भक्तों ने यहां पर झूमकर गरबा किया। इसके साथ ही गरबे में अच्छी प्रस्तुति देने वालों को सम्मानित भी किया गया। समिति की महिलाओं ने झूमकर नाचते हुए इस पर्व को मनाया। समिति के द्वारा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर शामिल हुए। सभी गरबे की धुन पर झूमकर थिरकते नजर आए। हम यहाँ रास गरबा डांडिया समिति से हैं। यहाँ आपको
आपसी भाईचारा देखने को मिलेगा। राजगरबा समिति सेक्टर 7 पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। बीच में कोरोना का काल का वजह से 2 साल नहीं कर पाए हैं, तो 10 सालों से मतलब राजगरबा मतलब चलते ही रहता है, कंटिन्यू मतलब चलते ही रहता है। हमारी समिति का नाम है राजगरबा डांडिया और हम लोग विगत 12 सालों से कर रहे हैं। 2 साल हमारा कोविड की वजह से छूट गया था और इस साल हमारे इसमें नया ये है कि हम लोग सारी महिलाएं एकजुट होकर बहुत उत्साह के साथ, जैसे कि आपको देखते बन रहा है, उत्साह के साथ इस प्रोग्राम को कर रही हैं। माता से क्या कामना करते हैं? माता से हम लोग यही कामना करते हैं देश में सुख शांति हो, समृद्धि हो। और इस बात का आज हमें बहुत दुख भी है कि आज हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे। इस बात का हम लोग को श्रद्धांजलि भी देना महिलाएं। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम द्वारा संचालित सेंट्रल लाइब्रेरी का इन दिनों बुरा हाल है। कहने को तो यहाँ की जिम्मेदारी निगम आयुक्त ने कर्मचारी नियुक्त कर व्यवस्था की, मगर वही कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी भूल सिर्फ खानापूर्ति करते नजर आते हैं। दुर्ग नगर निगम द्वारा संचालित डाटा सेंटर में लाइब्रेरी का इन दिनों बुरा हाल है। जिम्मेदारी में लगे कर्मचारी सिर्फ खाना पूर्ति कर अपनी जिम्मेदारी से नदारत नजर आए। मेंबर को नहीं बैठते, 4-5 दिन से इनकी गई। तीन लोग की ड्यूटी है। बाहर टाइमिंग नहीं सारी दिक्कत बाहर कोई ये चेंज कर दे। बता दें, इस लाइब्रेरी में लगातार जुड़े पाठकों को भी अब परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन 2 टाइम खुलने वाले लाइब्रेरी में पाठक तो मौजूद नजर आ रहे हैं, मगर इसकी जिम्मेदारी निभाने वाला कर्मचारी अपनी जगह से गायब नजर आया। जब हमने सारा मामला पाठकों से जानना चाहा तो पता चला कि रोज का यही हाल है। जो कर्मचारी यहां नियुक्त किया गया है वह सिर्फ इसे खोलने और बंद करने आते हैं। इस दौरान किसी पाठक को पुस्तकें लेना और जमा करना हुआ तो कोई भी जिम्मेदार यहां मौजूद नहीं रहकर पाठकों की परेशानियों का सबब बना रहता है। देखना होगा दुर्ग नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर इस दिशा पर किस तरह की पहल करते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। रोजाना यहाँ पर शामिल होने वाले पाठक ने प्रतिक्रिया दी। पिछले सोमवार से लगातार कोई भी स्टाफ 3 लोग की यहाँ ड्यूटी लगती है, लेकिन लगातार अनुपस्थित हैं। इससे सदस्य लोगों को किताब ले जाने में और तकलीफ हो रही है। आके बैठ के वापस जा रहे हैं और स्टाफ जो है खुला छोड़ देता, खोलता है, उसका बंद करने आएंगे अभी 8 बजे और लगातार ये सोमवार से जारी है। नहीं तो इसमें क्या होना चाहिए नियम? मतलब यहाँ एक न एक उपस्थित रहना आवश्यक है, लेकिन 3 लोगों की ड्यूटी, तीनों में से अभी एक भी उपस्थित नहीं है। लगातार कितने दिन से कंडीशन ये करीब सोमवार से चल रहा है। सोमवार को आते हैं, खोल के चले जाते हैं और 8 बजे बंद करने के समय आ जाते हैं। इससे जो है पाठ सदस्यों को बड़ी तकलीफ है। जो लोग पुस्तक पढ़ने ले जाते हैं वो वापस जा रहे हैं, जमा करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। ये इस तरह से लापरवाही है और कोई पुस्तकें है कीमती है, चोरी हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं, खुला पड़ा है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रतन टाटा का देहांत न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसका समाधान कयामत तक भी संभव नहीं है। हजारों साल नरगिसें अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से समाधान कयामत के तक भी संभव नहीं है। रतन टाटा के निधन के तुरंत बाद शोक व्यक्त करने के लिए महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक हुई और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इतना बड़ा सम्मान मरने के बाद ही क्यों दिया जाता है? लोकसभा चुनाव से पहले भी दिवंगत हुए कुछ लोगों को उनकी मृत्यु के वर्षों बाद रबड़ी की तरह ये सम्मान बांटा गया था। क्या संविधान में लिखा है कि भारत रत्न सम्मान केवल मृत्यु के बाद ही दिया जाना चाहिए? रतन टाटा का देहांत न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसका समाधान कयामत के दिन तक भी संभव नहीं है। हजारों साल नरगिसें अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से समाधान कयामत के दिन तक भी संभव नहीं है। रतन टाटा के निधन के तुरंत बाद शोक व्यक्त करने के लिए महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक हुई और सर्वसम्मति से फैसला भी लिया गया कि रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इतना बड़ा सम्मान मरने के बाद ही क्यों दिया जाता है? लोकसभा चुनाव से पहले भी दिवंगत हुए कुछ लोगों को उनकी मृत्यु के वर्षों बाद रबड़ी की तरह बांटा गया था। क्या संविधान में लिखा है कि भारत रत्न सम्मान केवल मृत्यु के बाद ही दिया जाना चाहिए? अरे जनाब, अगर किसी को इज्जत देनी है तो जिंदगी में दो, ताकि जिसको इज्जत दिए जाए वो खुश हो सके और उसका आनंद भी उठा सके। मरने के बाद देंगे तो उसके फरिश्ते भी नहीं जान पाएंगे कि मरने के बाद देने से क्या फायदा। केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिसे भी भारत सम्मान देना है जीवन में दे दें, क्योंकि मरने के बाद उपलब्धियां जीवन में सम्मान के योग्य नहीं होती। सड़क का नाम रखना है मौत के बाद, एयरपोर्ट या स्टेडियम का नाम रखना है मरने के बाद। मोदी जी ने अपने जीवन में एक अच्छा काम किया। उन्होंने स्टेडियम का नाम मोदी स्टेडियम रखा और वह स्टेडियम में बैठकर मैच भी देखते हैं और खुश भी होते हैं और आनंद भी उठाते देखे जाते हैं। मेरा मानना है कि मोदी जी को उनके जीवन काल में ही भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका जलवा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई देता है। उन्होंने अपनी राजनीतिक सोच से विश्व में भारत को जो ऊंचाइयां दी है, आज़ादी मिलने के बाद किसी राजनेता भारत को यह मकाम नहीं दिलवा सकता था। उनकी राजनीतिक यात्रा और राजनीतिक उपलब्धियां भारत रत्न सम्मान की पात्र है, ताकि मोदी जी भारत रत्न सम्मान का आनंद उठा सके। दशहरा के शुभ अवसर पर हिंदू युवा मंच द्वारा पटेल चौक दुर्ग में भगवान राम की भव्य महाआरती कर शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ता और भक्त जय श्री राम के नारे लगाते रहे। कार्यक्रम में हिंदू युवा मंच के संगठन प्रमुख गोविंद राज नायडू शस्त्र पूजन पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शस्त्र पूजन की परंपरा सनातन हिंदू समाज में आदिकाल से चली आ रही है। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शक्ति की आराधना कर दुष्ट रावण का संहार किया था। दशहरा के शुभ अवसर पर हिंदू युवा मंच ने पटेल चौक दुर्ग में भगवान राम की भव्य महाआरती की। इस मौके पर शस्त्र पूजन भी यहां पर किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कार्यक्रम में हिंदू युवा मंच के संगठन प्रमुख गोविंद राज नायडू शस्त्र पूजन पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शस्त्र पूजन की परंपरा सनातन हिंदू समाज में आदिकाल से चली आ रही है। स्वयं प्रभु रामचंद्र ने भी शक्ति आराधना कर दुष्ट रावण का संहार किया था। इस मौके पर पार्षद अरुण सिंह ने बताया कि शस्त्र पूजन नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार दीपावली पर दीपों की रोशनी कर अंधकार को दूर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन कर हिंदू समाज को संगठित होकर विजयादशमी का पर्व मनाना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष कुमार नायर, संगठन महामंत्री राजेश शर्मा, दुर्ग जिला प्रभारी राजा देवांगन, कमल रणदीवे, शहर अध्यक्ष जय देवांगन, अरुण अग्रवाल, दिनेश मिश्रा, भगवंत सिंह, वीरेंद्र सिंह, शिबू सोनी, विक्रम कांड्रा, हितेंद्र राजपूत, अजय कुमार, सावन श्रीवास्तव, गजेंद्र साहू, पंकज भारती, शिवांश वैष्णव, राज गुप्ता, नीरज देवांगन, इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।